हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज शिक्षक दिवस है, इसी उपलक्ष्य में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो हमारा मौर्य साम्राज्य तथा सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी थ्योरी और क्वेश्चंस हैं उन सबको स्टडी करेंगे। पहले थ्योरी का एक वीडियो आएगा, उसके साथ साथ एक क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। ये दोनों वीडियो आपके यूपी पीसीएस प्री, यूपी आरओ यूपी पुलिस तथा यूपी पैट के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मौर्य साम्राज्य। यदि आपको दोनों वीडियो पसंद आए तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। यूपी पैट तथा यूपी पीसीएस से संबंधित सभी टॉपिक्स पे ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य यानी ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य, जो एक गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान की, उनको तरासा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नंद वंश को हटा के। यानी नंद वंश का एक अंतिम शासक था घनानंद, जिसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की जो मेन थीम है, जो मेन विषय है, वो राजनीति है। ठीक है। अगर यदि हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ये बेबीलोन का शासक था। ठीक है, ये एक इंडो ग्रीक था जो सिकंदर के आक्रमण के बाद सिकंदर अपनी जो सत्ता थी वो सेल्यूकस निकेटर को बेबीलोन के आसपास छोड़कर अपना वापस चला गया था। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी हार की वजह से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और इसी विवाह में चंद्रगुप्त मौर्य को कुल 4 प्रांत दहेज के रूप में प्राप्त हुए। और ये चारों प्रांत थे: पहला एरिया, जिसे आज काबुल कहा जाता है; अराकोशिया कंधार; पेरीमिसदास पेरीमिसदसाई, जिसे हेरात कहा जाता है; तथा जेड्रोशिया, ये मकरान का इलाका। ठीक है, तो ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने दिए। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखें तो चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन ये एपियानस ने किया है। ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहाँ पर उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु थे भद्रबाहु, जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई। और इनकी जो मृत्यु थी वो संलेखना के कारण हुई थी। ठीक है, संलेखना एक उपवास पद्धति होती है जिस समय जैन भिक्षु अपना खाना पीना त्याग देते हैं, उसको संलेखना कहा जाता है। जस्टिन ने यानी एक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। ठीक है, तो ये आप रिमेंबर करिएगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है बिंदुसार से संबंधित। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। ठीक है, अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, एवं सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको इंडो ग्रीक सैंड्रोकोट्स कहते थे। ठीक है, उनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सम्राट अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते या बिंदुसार के पुत्र थे। ये 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, यानी मगध की गद्दी पर बैठे। राजा बनने से पहले ये अवंती यानी उज्जैनी के उपराजा या वाइसराय थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडे गोलम, यहाँ से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, यानी केवल 4 अभिलेख हैं: मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडय, गोलम। यहाँ के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और जितने भी और अधिक जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकतर इनका नाम देवनामा पियदर्शी माना गया है। ठीक है, जो भी अन्य अभिलेख हैं उनमें अशोक को देवनाम पिय तथा देवनामा पियदर्शी कहा गया है। ठीक है।
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया, कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, यानी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का मन व्यथित हो गया और उस व्यथित मन के साथ ही उस शांति चिर शांति प्राप्त करने के लिए अशोक ने उपगुप्त से यानी उपगुप्त से बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म में दीक्षा पाई। अशोक ने इसी के साथ साथ आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को भी रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी। और ये 4 गुफाएं हैं जैसे लोमस ऋषि गुफा, ठीक है, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोंपड़ी गुफा। ये 4 जो गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोंपड़ी गुफा, ये 4 गुफाएं आपको बराबर यानी बराबर की पहाड़ियों में चारों गुफाएं स्थित हैं। ये अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए दान में दे दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक कार्य किया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग धर्म के प्रचारक को भेजा। जैसे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा, इनकी पुत्री थी, उन दोनों को इन्होंने श्रीलंका में भेजा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसी प्रकार से सोन एवं उत्तरा को इन्होंने स्वर्ण भूमि यानी बर्मा में भेजा। मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार के रीजन में भेजा। और इसी प्रकार से महारक्षित को यवन राज्य भेजा, ठीक है, यानी ग्रीक्स के राज्यों में भेजा। यदि हम अशोक के सभी अभिलेखों की बात करें तो इनके अभिलेख मेनली 3 प्रकार के हैं। पहला अभिलेख है शिलालेख, जिन्हें रॉक एडिक्ट कहा जाता है। दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा है गुहालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने की थी। यानी सबसे पहले किसी ने अशोक के शिलालेख को खोजा था तो वो टी फैंथलर थे। इन्होंने 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। कौसाम्बी स्थित अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, यानी कौसाम्बी में जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रॉक एडिक्ट कहा जाता है, सॉरी क्वींस एडिक्ट कहा जाता है। रूमेनदेही स्तंभ अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, रूमेनदेही में जो अभिलेख है वो सबसे छोटा अभिलेख है। इसी के साथ साथ कुछ और अभिलेख और उनकी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रूमेनदेही अभिलेख स्तंभ से मिलता है। रूमेनदेही स्तंभ अभिलेख, जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये सबसे छोटा अभिलेख है और यहाँ पर लुम्बिनी के आसपास के रीजन में भू राजस्व की दर को घटाने का उल्लेख मिलता है। यदि हम सरेकुना या कंधार अभिलेख की बात करें तो ये ग्रीक एवं अरामाइक दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कुल मिलाकर 5 थी। ठीक है, यानी पूरा जो मौर्य साम्राज्य था अशोक के शासनकाल के समय, वो 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था उस समय। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भ्राबू यानी बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख से मिलता है। ठीक है, यानी जो भ्राबू और बैराट से जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है वहाँ से आप ये प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, यानी स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है मास्की के लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने। ठीक है, इसी प्रकार से सौगौरा से ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा महास्थान अभिलेख, इन दोनों जगह पे सौगौरा तथा महास्थान अभिलेख से इन दोनों अभिलेख से अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसी भी फैमाइन या अकाल के समय सम्राट अशोक कुछ अनाज का वितरण करते थे। इन दोनों का उल्लेख आपका सौगौरा यानी जो एक ताम्र अभिलेख है और महास्थान अभिलेख से इन दोनों का जिक्र मिलता है। यदि हम अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय के बारे में पढ़ें तो कुछ शिलालेख इधर दे रखे हैं, दूसरी तरफ विषय हैं। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, यानी बलि प्रथा को रोकने की कोशिश की गई है पहले शिलालेख से। ठीक है, इसी प्रकार से पहला पृथक शिलालेख जिसमें सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये व्यक्तित्व किया गया है, यानी सम्राट अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरे शिलालेख में अशोक के शासनकाल के समय जो भी सीमांत राज्य थे, यानी अशोक के जो जितना बड़ा साम्राज्य था उसके आसपास जितना भी जो भी सीमांत राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे, जैसे चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्ता एवं सीलोन, इन सभी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस दूसरे शिलालेख में किस पड़ोसी राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो 3 इनमें से दे रखा होगा, चोल, पांड्या, सत्तीपुत्र, कोई भी एक 3 दे रखे होंगे और चौथा कुछ अलग दे रखा होगा। ठीक है, तो सेकंड शिलालेख में आपका चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र एवं सीलोन का उल्लेख मिलता है।
मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है सेकंड शिलालेख यानी दूसरे शिलालेख में। यदि हम तीसरे शिलालेख की बात करें तो राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष भ्रमण करने का आदेश मिला था। यानी जितने भी राजकीय अधिकारी थे, चाहे रज्जुक हों या चाहे युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक, इन सबको हर 5वें वर्ष दौरे पे जाने का आदेश मिला है। ठीक है। चौथे शिलालेख की अगर हम बात करें तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष का अर्थ होता है मिलिट्री एनेक्सेशन, यानी अपनी सेना के बल पर दूसरों को हथियाना, यानी एरिया, किसी भी एरिया को ऑक्युपाइड करना अपनी सेना के बल पर, उसे बोला जाता है भेरी घोष, यानी भेरी रणभेरी बजाकर। ठीक है। युद्ध की वजह से किसी को जीतना भेरी घोष कहलाता है। जबकि चौथे शिलालेख में कहा गया है कि अब भेरी घोष को हटाकर धम्म घोष की घोषणा की हुई है। यानी अब किसी का हृदय जीतना है, किसी का कोई एरिया जीतना है तो वो धम्म की वजह से जीतना है, धर्म की वजह से जीतना है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा शिलालेख। तो पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्राओं की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से छठे शिलालेख में प्रजा की कार्य करने के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। ठीक है। कोई भी प्रजा का कार्य करना है या प्रजा को कोई कार्य कराना है तो ये अशोक ने बोला है कि मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख में आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आठवां शिलालेख। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिला है इसमें। आठवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश है। ठीक है। कि आप सब लोग धम्म का पालन करें, इसका उपदेश दिया गया है 10वें शिलालेख में। इसी प्रकार से 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया, रिलीजियस टॉलरेंस की नीति का उल्लेख किया गया 12वें शिलालेख में। इसी प्रकार से 13वां और अंतिम शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अशोक के शासनकाल के समय जे जो अशोक का साम्राज्य था वो 5 हिस्सों में टूटा हुआ था, यानी 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे चक्र कहा जाता था। तो ये 5 प्रांत कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पूर्वी प्रांत, जैसे प्राच्य परासी प्रांत भी कहा जाता है, इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। सेकंड था कलिंग प्रांत, इसकी राजधानी तोसली थी। अवंती प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी। उदीच्य उत्तरापत आपका प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला, तथा दक्षिणापथ आपकी प्रांत था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो ये 5 रीजन थे उस समय जिनको चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करें तो मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है। 6 कमेटी बनाई गई थी, वो ही नगर का प्रशासन संभालती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई ये मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। ठीक है। एग्रोनोमोई ये आपका जितने भी रोडवेज वगैरह बनते थे, रोड वगैरह बनते थे, उनका निर्माण करने का अधिकारी होता था एग्रोनोमोई। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है। जो भी अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा। ठीक है। तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा गया है। ठीक है। यानी जो भी गुप्तचर घूमते रहते थे इधर उधर जाके आपकी रिपोर्टिंग करते थे उनको संचरा कहा जाता था, जबकि गुप्तचर जो एक स्थायी निवास स्थान पर निवास करते थे उनको संस्था कहा गया है। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थयी ने दीवानी और दूसरा था कंटक शोधन फौजदारी। ठीक है। यानी उस समय न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थयी जैसे दीवानी न्यायालय, आज का दीवानी न्यायालय, उसको उस टाइम में धर्मस्थयी न्यायालय कहा जाता था। दूसरा फौजदारी न्यायालय होता था जिसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। उस समय जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था। ठीक है। यानी जो भी सरकारी भूमि थी उसको सीता कहा जाता था, और जो बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि रहती थी उसको अदेव मार्तक कहलाती थी। ठीक है। अदेव मार्तक वो भूमि होती थी जो बिना वर्षा के ही उपजाऊ रहती थी वर्ष भर। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष होता था। ठीक है। यानी जो राजकीय भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था, जबकि इसको राजकीय भूमि को देखने वाला जो भी प्रधान अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। राजुक युक्त प्रादेशिक धम्म महामात्र स्त्रियाध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन जो पूरा मौर्य साम्राज्य था
वो अलग अलग विभागों में बटा हुआ था, जिसने तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया है, ठीक है। यानी मेगस्थनीज ने जितना भी उस समय का जितना भारतीय समाज था, जो इंडियन सोसाइटी थी, उसको अपनी पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला वर्ग होता था सैनिक, दूसरा था निरीक्षक, तीसरा था दार्शनिक, चौथा अहीर, पांचवा किसान, छठा कारीगर तथा सातवां था सभासद, ठीक है। इन 7 वर्गों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को डिवाइड किया था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित प्रमुख तीर्थ और उनके अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं। अब ये प्रमुख तीर्थों में पहला है पुरोहित, जिनका कार्य होता था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे। यानी पुरोहित का कार्य होता था धर्म एवं दान विभाग से संबंधित। इसी प्रकार से युवराज प्रमुख होते थे, राजपुत्र होते थे, ठीक है। सेनापति सैन्य विभाग के प्रधान होते थे। समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता ये आय का संग्रह करता थे, ठीक है। यानी जितना जो इनकम थी उसके संग्रहकर्ता कौन थे? समाहर्ता। इसी प्रकार से सन्निधाता राज की कोष का अध्यक्ष होता था। जितना भी पैसा है मौर्य साम्राज्य पे जितना भी पैसा था, उसका जो अध्यक्ष, राज की कोष का जो अध्यक्ष होता था, उसे सन्निधाता कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मुद्रा जारी करने वाले को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। यानी जितने भी कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, इन सबको जारी करता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। आकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष होता था, ठीक है। इसी प्रकार से प्रदेशना ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। पण्य अध्यक्ष, पंड्य, ठीक है, पण्य का अध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पण्य अध्यक्ष कहलाता था। सीता अध्यक्ष अभी जिक्र हो चुका है, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। व्यवहारिक धर्मस्थी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, ठीक है। यानी जो दीवानी कोर्ट होता था उस समय का, जिसे धर्मस्थी न्यायालय कहते थे उस समय, तो उसका अध्यक्ष, आपका जो चीफ जज होता था, वो उसे व्यवहारिक कहा जाता था। जबकि जो फौजदारी और कंटक शोधन न्यायालय था, उसका अध्यक्ष प्रदेशनाथ है, ठीक है। इसी तरीके से क्रमांतिक उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष होते थे। दंडपाल, जैसा कि नाम है, ये पुलिस अधिकारी था। बिबिता अध्यक्ष ये चारागाह प्रमुख होता था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, ठीक है। अंतपाल सीमावर्ती जो दुर्ग थे, जितने भी फोर्ट्स थे आसपास के सीमा के भीतर, उनमें यानी सीमा के आसपास, तो उन सबको देखभाल करने वाला था अंतपाल। इसी तरीके से सूनाध्यक्ष ये बूचड़खाने का प्रमुख होता था। इसी तरीके से गणिका अध्यक्ष जो वेश्याओं का प्रमुख होता था, ठीक है। तो ये सभी तीर्थ थे और उनके प्रमुख अध्यक्ष थे जो अर्थशास्त्र में दे रखे हैं। इसी के साथ साथ मौर्य वंश का ये अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। और शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य था। और यानी सम्राट अशोक का जीवन काल और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमने स्टडी किए हैं घटनाचक्र की जीएस बुक से। अब हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में जितने भी फैक्ट्स और हैं उन सबको स्टडी करेंगे। तो पहला फैक्ट है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, यानी पहला एम्पायर, ठीक है। फर्स्ट एम्पायर कौन बना है? तो वो मौर्य साम्राज्य बना था। और पहला एम्पायर जिसने स्थापित किया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर यानी साम्राज्य से पहले बहुत सारे वंश थे, डायनेस्टी थी, लेकिन पहला साम्राज्य, ठीक है, यानी पहला साम्राज्य आपका मौर्य साम्राज्य था और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से, ठीक है। सेकंड है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख, यानी सबसे पहले ये भेंट का कि आपस में इन दोनों की भेंट हुई है, तो इसका उल्लेख जस्टिन ने किया है, ठीक है। लेकिन अन्य इतिहासकार इस भेंट को स्वीकारते नहीं हैं, ठीक है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो वह भी एक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और ये झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने किया था, जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे, ठीक है। जो गिरनार क्षेत्र के आसपास के गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिनका नाम पुष्यगुप्त था, तो इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये सुदर्शन झील का फिर से पुनर्द्वार किया है आपका रुद्रदामन, जो शिक्षक राजा थे, और इसको फिर से बाद में गुप्तों के समय इसको स्कंदगुप्त ने फिर से इसका यानी पुनर्द्वार किया था, ठीक है। यानी सुदर्शन झील से संबंधित आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पुष्यगुप्त हैं, रुद्रदामन हैं और स्कंदगुप्त भी हैं, ठीक है। अभिलेख
नेक्स्ट है कि अभिलेख जिससे वो यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें इस झील के बारे में दे रखा है, सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है। और जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, ठीक है। इन्हीं के प्रभाव की वजह से इनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार के क्षेत्र में कराया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो ये किस चीज़ की पुस्तक है, यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र की थीम क्या है। तो अर्थशास्त्र में की जो थीम है वो राजनीति है, यानी ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, किस तरीके से शासन किया जाए, ठीक है। किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, ठीक है। मैकियावेली यानी कौटिल्य को मैकियावेली भी कहा जाता है, यानी भारत का मैकियावेली, ठीक है। और इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र की उसकी तुलना दीप मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है। ये सप्तांग सिद्धांत आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब में दे रखा है। यानी किसी भी एक राज्य होने के लिए, किसी भी एक स्टेट बनने के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता है, यानी 7 अंगों की आवश्यकता है। तो उसका सातवां अंग है आपका मित्र। और जो 6 अंग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला है आपका स्वामी, यानी आपका राजा, ठीक है, जो पूरे टेरिटरी को संभालेगा। दूसरा आपका अंग है, सप्तांग का दूसरा अंग है अमात्य, यानी वो मिनिस्टर्स, मंत्री। तीसरा जनपद, ठीक है, जो क्षेत्र जिस एरिया पे राज्य होने वाला है। चौथा है दुर्ग, ठीक है, यानी एक किला, आपका अवैध किला होना चाहिए। पांचवा है कोष, धन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। छठा है आपका दंड, दंड का अर्थ है फोर्स, यानी आपकी जितनी भी ताकत है, फोर्स है आपकी मिलिट्री है, ठीक है, या फिर आपकी जस्टिस सिस्टम है, वो आपका दंड कहलाएगा। इसी के साथ मित्र, ये 7 यानी सप्तांग सिद्धांत का अंतिम यानी सातवां अंग है मित्र, ठीक है, एलाई। तो ये 7 सिद्धांत यानी 7 अंग दिए हैं किसी भी राज्य के शासन करने के लिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलते हैं, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो उनको उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों कहा जाता है। वह राजा जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि असाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। अशोक के 13 शिलालेख हैं, वहाँ से 13 अभिलेख हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये रूमेनदेही के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, यानी जो अभी तक सबसे सुरक्षित बचा हुआ स्तंभ है, तो वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख। सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का पिलर, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है, तो गुर्जरा लघु शिलालेख ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसिप ने 1875 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो ये अनुराधापुर है, ठीक है, जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। नेक्स्ट है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया। यानी कौन सी लिपियों का प्रयोग किया है उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो अशोक ने अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया है। मेनली उत्तर पश्चिमी भाग में जितने भी शिलालेख हैं वहाँ पर अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो इलाहाबाद का जो अशोक पिलर है, जो इलाहाबाद का पिलर है, वो मेनली समुद्रगुप्त का पिलर माना जाता है, यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि फायान भारत में आया, तो फायान भारत में 399 AD में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। नेक्स्ट है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन था, तो समाहर्ता टैक्स वसूलने के काम में यूज होते थे, यानी समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, यानी अशोक के समय तुर्मै एक राजा था, वो मिस्र का राजा था, ठीक है। यानी तुर्मै कहाँ के राजा थे, मिस्र के राजा थे। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, ये फ्लीट ने कहा है, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि, यानी जो आज के देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो उस इसका जो प्राचीन स्वरूप है वो ब्राह्मी लिपि है, जिसको जेम्स फ्रेंसिप ने 1875 ईस्वी में पढ़ा था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी,
यानी अशोक ने, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अशोक। यानी अशोक ने ट्राई बेस बनाए थे, जिस पर एक बेस था आपका सहिष्णुता, टॉलरेंस, दूसरा था उदारता, तीसरा था करुणा, ठीक है। इन तीनों के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने, ठीक है। सांची का स्तूप बनवाया था तो ये अशोक ने बनवाया है। इसी तरीके से बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, ये पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। यानी जिसे आज बुलंदी बाग कहा जाता है वो कहीं वो पाटलिपुत्र से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। पाटलिपुत्र का प्राचीन स्वरूप बुलंदी बाग था। मौर्य काल में दंड विधान थे, तो मौर्य काल में काफ़ी कठोर दंड विधान थे। कालसी प्रसिद्ध है, यानी कालसी किसके लिए जानी जाती है, तो अशोक के शिलालेख के लिए कालसी जानी जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटका में व्यतीत किए थे, जहाँ पर उन्होंने संलेखना के द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, तो अशोक का शिलालेख 12वां, ठीक है, जो रॉक एडिक्ट 12 है, वहाँ पर इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की बात की है। तो ये सभी फैक्ट्स थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक से, ठीक है। इसी के साथ साथ हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के भी सभी फैक्ट्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस अन्य अन्य बोर्ड में, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, जितने भी इस स्टेट्स हैं या यूपीएससी, इन सभी के क्वेश्चंस एक जगह पे समाहित होते हैं। तो उनका एक पॉइंटर यानी छोटी फॉर्म्स में उन सभी क्वेश्चंस को इस बुक में लाया गया है। तो ये बुक भी आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। तो इसका पहला क्वेश्चन वही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहला भारतीय साम्राज्य का स्थापना हुई। यानी उससे पहले डायनेस्टी वंश तो थे, लेकिन साम्राज्य पहला मौर्य साम्राज्य था और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है कि गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण, इन चारों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन या कुषाणों में से सबसे पुराना राजवंश आपका मौर्य वंश था, ठीक है। मौर्य वंश के बाद आपके मौर्य वंश के बाद आपकी कुषाण वंश आया, उसके बाद आपका गुप्त वंश है, और सबके लास्ट में आए वर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह विशाखा दत्त है, ठीक है। विशाखा दत्त का एक रचना है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है, तो ये विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रो कोट्स से की है, ठीक है। यानी इंडो ग्रीक्स चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो तथा मेगास्थनीज में से वह है जिसने सैंड्रो कोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कहा है। यानी किसने बोला है कि सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की आपस में भेंट हुई थी, तो ये जस्टिन ने बोला है, ठीक है। तो ये किसके विचार हैं, जस्टिन के विचार हैं। नेक्स्ट है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये किन के प्रधानमंत्री थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, तो पहला अंग होता है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरे जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोस, छठी सेना, एवं लास्ट होता है आपका सातवां अंग होता है मित्र, ठीक है। तो यहाँ इस अभी ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, तो उसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, यानी अर्थशास्त्र एक राजनीति की पुस्तक है जिसपे राजनीतिक नीतियों पर, शासन संबंधी जितने भी नियम कायदे थे उन पर को अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का एक महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का महल बना हुआ है। पाटलिपुत्र में एक जगह है, पाटलिपुत्र के आसपास एक जगह है कुम्हरार, वहाँ पर लकड़ी का एक महल मिला है और इसको चंद्रगुप्त का महल माना जाता है। नेक्स्ट है जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं वे कहाँ पर हैं, तो कुम्हरार स्थल आपका पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये भी पाटलिपुत्र का है, ठीक है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कोणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन में विजय प्राप्त की किसने की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। नेक्स्ट की वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यानी गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किससे प्रमाणित होता है, तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था,
उसको किसने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और इसी के एवज में 4 प्रांत में लेते दहेज के रूप में, और दहेज में यानी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का हेलेना का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसके साथ साथ 4 प्रांतों को भी सेल्यूकस चंद्रगुप्त को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि दिया गया मानचित्र मानचित्र किससे संबंधित है? तो ये मानचित्र आपका अशोक के साथ, अशोक और उससे शासनकाल के समय जितना भी साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, उससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक ने की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, तो ये श्रीलंका था। ठीक है। जबकि कलिंग, अफगानिस्तान, बिहार, ये सभी इस अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, यानी तीसरा जो मुख्य शिलालेख है, या द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। यानी किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य यानी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जिसमें चोल, चेर, पांड्यों के बारे में भी बताया गया, केरला पुत्र, शूरतेपुत्र, इन सभी के बारे में बताया गया। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो पहला अस्पताल एवं औषधि बाग अशोक ने बनवाया था। ठीक है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है कि उसकी उपाधि देवनाम प्रिय। ठीक है। ये उपाधि थी अशोक की। बहुत सारे अभिलेख में ये देवनाम प्रिय नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका प्रमाण है कि उन्होंने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये अशोक एवं दशरथ थे। ठीक है। अशोक का पोता था दशरथ, तो ये दोनों लोग मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, जबकि उनके बेटे बिंदुसार आपके आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, और उनके बेटे अशोक और अशोक के पोते दशरथ, ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। इसी तरीके से सार्तवाह कहते थे। सार्तवाह किसको कहा जाता था? ये व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। नेक्स्ट है अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो ये अग्रहारिक हैं, ये मौर्य प्रशासन के भागी नहीं रहे हैं, जबकि मौर्य शासन में युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक अधिकारी रहते थे। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, सांची के स्तूप को सबश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान और स्मारकों को सुमेलित करना है। तो कौसाम्बी में आपका घोषिताराम मठ है। ठीक है। यानी कौसाम्बी में घोषिताराम मठ है। इसी प्रकार से रानावर स्तूप ये कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है, और सहित महित स्तूप ये आपका श्रावस्ती में है। ठीक है। यानी शहीद महेश श्रावस्ती में है, धमैक स्तूप सारनाथ, रानावर स्तूप कुशीनगर तथा घोषताराम मठ कौसाम्बी। नेक्स्ट, यदि हम सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम करें, तो अशोक ने सबसे पहले तीर्थ यात्रा गया में की, उसके बाद कुशीनगर गए, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ एवं अंतिम में श्रावस्ती पहुंचे थे। ठीक है। तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती, यह अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में मेनली प्राकृत भाषा में उनके शिलालेख लिखे गए हैं। ठीक है। कालसी, गिरनार, सहवाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह है अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। यानी कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में से था? इन चारों में से, कालसी, गिरनार, सहवाजगढ़ी और मेरठ में से। तो सहवाजगढ़ी का अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। ठीक है। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और ये अशोक के अभिलेख थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था, ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह है स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये अनुराधापुर से पता चलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी ऐसी कौन सी लिपि है इन सभी लिपियों में से जो दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि है। ठीक है। यानी सहवाजगढ़ी का जो अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ये ऐसी लिपि है जिसका शुरुआत दाईं ओर से होती है और बाईं ओर की तरफ जाती है। अशोक का अपने शिलालेखों में से सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह कौन सा अभिलेख है? तो अशोक को मेनली देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के
संदर्भ में सत्य कथन है। तो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में कुछ सत्य कथन है, जैसे इन पर बढ़िया पॉलिश है, यानी ये पॉलिश जो होते थे, ये अखंड है, ठीक है, ये एक ही टुकड़ा होता था, यानी ये पूरा एक ही पत्थर से ये शिलालेख बनाए जाते थे। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मास्की, गुर्जरा, नेटर तथा उड्डीगोलन, इनमें से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मास्की का अभिलेख था जहां पर अशोक को अशोक कहा गया है, ठीक है। अशोक का रोमेंदेय स्तंभ संबंधित है, तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है रोमेंदेय अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये ब्रह्मभू स्तंभ है, ठीक है, ब्रह्मभू स्तंभ है, ठीक है, जहाँ पर अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। नेक्स्ट है कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालसी अशोक के शिलालेख के लिए कारण प्रसिद्ध, यानी अशोक का शिलालेख मिला है जिसके कारण कालसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, तो ये कालसी से मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में किया गया है, जिस रॉक एडिक्ट में किया गया है, वह कौन सा है, तो शिलालेख आपका जो रॉक एडिक्ट 13वां है, यानी 13वां रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, तो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित अभिलेख है शिलालेख 12वां, ठीक है, यानी 12वें में रिलीजियस टॉलरेंस की नीति का पालन किया गया है, यानी रिलीजियस टॉलरेंस की नीति के उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स हैं संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वह कौन से हैं, तो ये सेकंड और आपका 13, इन दोनों शिलालेखों में संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सातवाहन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ठीक है, यानी एनिमल्स की जो डेथ है, यानी पशु बलि होती थी, बलि प्रथा को रोकने के लिए जो शिलालेख लाया गया था वो पहला शिलालेख था, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलमी फिडालेफस जिसको तुर्मे कहा गया है, जिसके साथ अशोक के राजनव संबंध थे, वो कहाँ का शासक था, तो ये मिस्र का शासक था, ठीक है, तुर्मे यानी टॉलमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है कि चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो ये मौर्य वंश था, जिसके संबंध दूर दूर देशों से यानी मिस्र से, इराक से, ठीक है, इन सभी देशों के यानी सीरिया, इन सभी देशों के साथ इनके राजकीय संबंध रहे हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिससे देश में संकट काल प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिससे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया गया है, तो ये 100 गौरा ताम्रपत्र से मिलता है हमें, ठीक है। 100 गौरा ताम्रपत्र में ये हमें एक आदेश पत्र देखने को मिलता है जिसमें संकट काल यानी अकाल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कथन और कारण के बारे में है, तो कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, यानी यही कारण था जिसकी वजह से अशोक ने कलिंग पर अधिकार किया था। नेक्स्ट कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है, कृषकों ने इस तरीके का कोई विद्रोह नहीं किया था। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए क्या दिया जाता था, तो कोई भी अगर टैक्स को चोरी करता था, टैक्स से छुपता था, उसको मृत्युदंड की सजा थी। बहुत ही कठोर कानून थे उस समय। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किस समय आए थे, तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पधारे थे, ठीक है। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को कितने विभागों में, कितने हिस्सों में विभाजित किया है, तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु प्राण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो मेगस्थनीज की इंडिका में ये कहा गया है कि प्राचीन भारत में स्लेवरी यानी दास्ता नहीं रही है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये इंडिका में मिलता है हमें वर्णन। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये मेगस्थनीज की इंडिका है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, इन सभी रीजन, इन सभी चीज़ों पर मौर्य नरेशों ने बहुत ज़्यादा विकास किया। नेक्स्ट है भग एवं बलि क्या थे, तो भग एवं बलि राजस्व के स्रोत होते थे, ये टैक्स होते थे, ठीक है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है, ये कौन एकत्रित करता था, तो ये सीता अध्यक्ष एकत्र करता था, ठीक है। जो भी राज्य की भूमि थी उसका जो अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष होता था, जो भूमि कर को वसूलता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय उसको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो राजस्व इकट्ठा करके रखते थे समाहिरता, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, तो मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप देखता था वो पौतवा अध्यक्ष था, ठीक है। नेक्स्ट है पंकोदक्ष सनिरोधे, पंकोदक्ष नरी सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये किस चीज़ पे जुर्माना लिया जाता था, तो पंक का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, यानी सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले को पंकोदक्षनी रोदे, ये इस तरीके का जुर्माना दिया जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहा है, तो ये तक्षशिला केंद्र रहा था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे, यानी मौर्यकालीन व्यवस्था में कौन कौन से कितने प्रकार के न्यायालय थे, तो उस समय दो प्रकार के न्यायालय थे, एक फौजदारी मामलों को देखने वाले कंटक शोधन न्यायालय तथा एक दीवानी न्यायालय जिनको धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य मौर्य काल से जारी किया जाता था, तो मौर्य काल में वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य था जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था, तो ये मगध एवं सूत वर्गों का व्यवसाय था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो ये अर्थशास्त्र में दी गई है, ठीक है। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित, यानी इनमें से किस में पुनर्विवाह वर्जित है, तो ये मनुस्मृति में वर्जित है, ठीक है, यानी दोबारा विवाह नहीं हो सकता। जबकि अर्थशास्त्र, जातक कथाएं तथा